नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो हम रोज करते हैं, लेकिन शायद ही कभी उस पर गहराई से सोचते हैं, और वो है बातचीत। आज हम प्रसिद्ध लेखक बालकृष्ण भट्ट जी के एक बेहद शानदार निबंध बातचीत की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि बोलना तो बस एक साधारण सी क्रिया है ना? लेकिन इसके पीछे कितना गहरा मनोविज्ञान और दर्शन छिपा है, ये हम इस मास्टरपीस के जरिए समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय में गहराई से गोता लगाते हैं। आज के इस विश्लेषण का हमारा रोड मैप एकदम साफ है। हम शुरुआत करेंगे वाक् शक्ति के महत्व से, फिर जानेंगे लेखक बालकृष्ण भट्ट की दुनिया को, उसके बाद सच्ची बातचीत का रहस्य समझेंगे, समाज में इसके अलग अलग प्रकारों को देखेंगे और अंत में जानेंगे कि बातचीत की सर्वोच्च कला आखिर है क्या। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं वाक् शक्ति के महत्व की। आखिर ये बोलने की ताकत है क्या? जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर ये पूरी दुनिया अचानक से गूंगी हो जाए, कोई आवाज ही ना हो। सच में, ये एक बहुत ही पावरफुल थॉट है। अगर हमारे पास ये बोलने की ताकत नहीं होती तो लिटरली ऐसा लगता मानो पूरी मानव जाति बस एक कोने में चुपचाप लुंज-पुंज सी बैठी है। कोई भी अपने सुख दुख, अपनी भावनाएं या अपने दिल की बातें एक दूसरे से शेयर ही नहीं कर पाता। हमारी ये आवाज ना सच में प्रकृति का एक बहुत ही अनमोल और जादुई उपहार है। अब देखिए, एक फॉर्मल स्पीच और हमारी जो रोजमर्रा की घरेलू बातचीत होती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। स्पीच का मेन मोटिव क्या होता है? लोगों के मन में जोश भरना, जहां एक स्पीकर तालियों और वाहवाही की उम्मीद करता है। लेकिन इसके उलट हमारी घरेलू बातचीत का अंदाज बहुत ही निराला और रिलैक्स्ड होता है। इसमें कोई दिखावा या नाज नखरे नहीं होते। ये तो बस मन बहलाने का एक घरेलू तरीका है, जहां दो लोग आपस में बैठकर बहुत ही प्यार और सहजता से दिल की बातें करते हैं। आपको रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी याद है? ये 16 का नंबर ना उसी से जुड़ा है। लिटरली 16 साल तक रॉबिन्सन क्रूसो ने किसी भी इंसान का चेहरा नहीं देखा था। वो बस जानवरों के बीच रहे। लेकिन पूरे 16 साल बाद जब उन्होंने पहली बार फ्राइडे नाम के एक इंसान के मुंह से आवाज सुनी, तो सोचिए उन्हें कैसा लगा होगा। उन्हें ऐसा परमानंद मिला मानो उन्हें एक नया जीवन ही मिल गया हो। ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि इंसान की आवाज में किसी को भी अपना बना लेने की कितनी बड़ी ताकत होती है। अब आते हैं उस शानदार दिमाग पर जिन्होंने ये सब लिखा, यानी बालकृष्ण भट्ट जी की दुनिया पर। किसी भी महान रचना को समझने के लिए उसके रचनाकार के बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी होता है। 1844 में इलाहाबाद में जन्मे भट्ट जी के पिता तो एक व्यापारी थे, लेकिन उनकी माता एक बहुत ही सुसंस्कृत महिला थी। असल में उन्हीं ने भट्ट जी के मन में पढ़ाई लिखाई को लेकर एक गहरी लगन पैदा की। फिर 1877 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया और हिंदी प्रदीप नाम की मासिक पत्रिका शुरू की, और फिर साहित्य की सेवा करते हुए 1914 में उनका निधन हो गया। भट्ट जी का डेडिकेशन देखिए, उन्होंने हिंदी प्रदीप मैगजीन को लगातार 33 सालों तक चलाया। जरा सोचिए, पिता के निधन के बाद भयानक आर्थिक संकट और पारिवारिक कलह, ऊपर से अपने उग्र स्वभाव के कारण नौकरी भी छोड़नी पड़ी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वे पूरी तरह से साहित्य के प्रति समर्पित रहे और पूरे 33 साल तक इस पत्रिका के जरिए समाज को आईना दिखाते रहे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इनकी साहित्यिक विरासत की बात करें तो नाटकों में पद्मावती और सीता वनवास का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन जो चीज इन्हें सबसे अलग बनाती है वो है इनके प्रहसन, यानी व्यंग्यात्मक नाटक। जैसा काम वैसा परिणाम, आचार विडंबन और नई रोशनी का विष। ये सिर्फ साधारण रचनाएं नहीं हैं, बल्कि आज भी इन्हें एकेडमिक्स और समाज को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बेंचमार्क माना जाता है। चलिए, अब इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर चलते हैं, सच्ची बातचीत का असली रहस्य। साइकोलॉजिकली अगर देखें तो हम सबके मन में कभी कभी एक भारीपन आ जाता है ना। भट्ट जी कहते हैं कि जब हमारे मन में कोई मवाद या धुआं जमा होता है, यानी जब हम बहुत परेशान होते हैं या कोई दुख अंदर ही अंदर खारा होता है, तो बातचीत एक अचूक दवा का काम करती है। जैसे ही हम किसी से अपने दिल की बात कह देते हैं, वो सारा बोझ भाप बनकर उड़ जाता है और उसके बाद मन एकदम हल्का, साफ और खुशियों से भर जाता है। ये बातचीत का सबसे बड़ा और सबसे प्रैक्टिकल फायदा है। अंग्रेजी लेखक बेन जॉनसन का एक बड़ा फेमस विचार है जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मतलब, जब तक कोई इंसान चुप बैठा है तब तक उसके गुण, उसके दोष सब एकदम छिपे रहते हैं।
सिर्फ किसी का चेहरा देखकर आप उसकी असलियत नहीं बता सकते, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, उसके विचार और उसकी असली पर्सनालिटी हमारे सामने शीशे की तरह साफ हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ एडिसन का क्या मानना था? उनका कहना था कि असल बातचीत सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के बीच ही हो सकती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब सिर्फ दो लोग होते हैं, तभी वे बिना किसी झिझक के एक दूसरे के सामने अपना दिल पूरी तरह से खोल पाते हैं। वो जो सच्ची आत्मीयता और गहराई होती है ना, वो भीड़ में नहीं, बल्कि सिर्फ दो लोगों के संवाद में ही पनप पाती है। अब आप सोचेंगे, ये 6 कानों का क्या रहस्य है? भाई, ये एक तरह की चेतावनी है। जैसे ही दो लोगों के बीच चल रही गहरी बातचीत में कोई तीसरा इंसान एंट्री मारता है, तो वो बात 6 कानों तक पहुंच जाती है। और कहते हैं ना, 6 कानों में पड़ी बात कभी राज नहीं रहती। तीसरा व्यक्ति आते ही लोग या तो तुरंत टॉपिक बदल देते हैं या फिर फॉर्मल होकर चुप हो जाते हैं, और वो जो असली दिल वाली बातचीत थी, वो तो कोसों दूर भाग जाती है। अब बात करते हैं समाज की और उसमें होने वाली अलग अलग तरह की मजेदार बातचीत की। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ना, उम्र और लोगों के हिसाब से टॉपिक बिल्कुल बदल जाते हैं। अगर दो बुजुर्ग बात कर रहे हैं तो वो पुराने जमाने की यादों में खो जाएंगे और आज के युवाओं की खूब शिकायतें करेंगे, जिसमें 4 बातें सच होंगी और 10 झूठ। दो सहेलियां मिल जाएं तो लिटरली बातों का समुद्र उमड़ पड़ता है, वो कभी खत्म ही नहीं होती। दो उम्रदराज महिलाएं मिले तो अक्सर बहू बेटियों की शिकायतें शुरू हो जाती हैं। और अगर स्कूल के लड़के मिल जाएं तो वो बस अपने खेलों की डींगे हाँकेंगे या फिर अपने टीचर्स का मजाक उड़ाएंगे। समाज को ऑब्जर्व करने का ये कितना मजेदार और सटीक तरीका है। अब अगर थोड़ा ग्लोबल लेवल पर देखें तो बातचीत के कुछ और भी मजेदार रूप है। जैसे शादी तय कराने वाले बिचौलियों की अपनी एक अलग ही टोन होती है। और हाँ, यूरोप के लोगों में बातचीत का जो हुनर है, उसे आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहा जाता है। वो बातों को इतनी चालाकी और खूबसूरती से पेश करते हैं कि सुनने वाले को बड़ा मजा आता है। लेकिन वहीं जब 4 या उससे ज्यादा लोग एक साथ बैठते हैं, तो वहां कोई काम की बात नहीं होती। वो बस रैम रमोवल, यानी एक उथली और टाइम पास वाली बातचीत बनकर रह जाती है। और अब हम पहुंच गए हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे गहरे और आखिरी पड़ाव पर, बातचीत की सर्वोच्च कला। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम उस अल्टीमेट बातचीत में महारत हासिल कर सकते हैं, यानी खुद से चुपचाप बात करना? इस पूरे निबंध का जो असली निचोड़ है वो यही है कि हमें अपने अंदर वो पावर लानी चाहिए कि हम खामोश रहकर भी खुद से कनेक्ट कर सकें। अपने मन को कंट्रोल करना, अपने गुस्से को वश में रखना और अपने अंदर झांकना, यही बातचीत का सबसे टॉप लेवल है। सोचिए, अगर हम खुद से सही संवाद करना सीख जाएं तो दुनिया के बड़े बड़े झगड़े तो ऐसे ही चुटकियों में सुलझ जाएंगे। और सच कहूं तो यही वो सबसे पावरफुल थॉट है जो हमें आज यहाँ से अपने साथ ले जाना चाहिए।